सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड सेकंड क्लास जो थी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थ्योरी लेक्चर जो है अपलोड हो चुका है। एंड ये एमसीक्यूज़ हैं उसी लेक्चर के रिलेटेड। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्या बनते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि द पावर टू मेक द रूल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लाइज टू। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई भी कानून बनाना हो तो वो कानून बनाने का हक जो है किसको है? ऑप्शन आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमने पढ़ा था कि मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अलावा जितनी भी नॉर्मल सोसाइटीज़ रहती हैं उनकी मैनेजमेंट के रिलेटेड कानून बनाने का हक जो है वो रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर को रहता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन सेकंड है लैम्प्स दैट Pisco lamp and trifides. They are the cooperative societies working for the upliftment of which section of the community। ठीक है, तो कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन की अपलिफ्टमेंट को टारगेट करती हैं ये सोसाइटी? लैम्प, स्टिक कफ, बिस्को लैम्प एंड ट्राइफाइड्स। तो इनकी जो है हो सके तो प्लीज़ इनकी फुल फॉर्म जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको बताना है कि ये सारी जो है एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करती हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। एंड राइट आंसर जो है इसका वो है शेड्यूल्ड ट्राइब। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये सारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो ऊपर मेंशन हैं, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अपलिफ्टमेंट को ही मेन टारगेट करती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन से आर्टिकल की सब क्लास सी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने पढ़ा था कि दो आर्टिकल जो थे वो जो कि इस अमेंडमेंट के बाद जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। एंड उनमें से सब क्लॉज सी जो है वो आर्टिकल 19 की जो है वो रखी गई। एंड इसके अलावा आर्टिकल 43 बी जो था ये भी कोऑपरेटिव्स के साथ डील करता है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी 19, आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन से जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई, वो भी बड़े बड़े फार्मर्स को क्रेडिट देने के लिए, बड़े बड़े फार्मर्स को लोन देने के लिए। तो हम यही कोऑपरेटिव का कंसेप्ट यही पढ़ते आ रहे हैं कि कोऑपरेटिव्स बनते ही इसलिए हैं ताकि उसके जो गरीब कम्युनिटी के मेंबर हैं उनको जो है वो फ़ायदा पहुंचा सके। लेकिन कुछ बुद्धिजीव हमारे ऐसे भी थे जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई इसलिए ताकि वो बिग फार्मर्स को क्रेडिट दे, लोन दे सके। ओके, तो कौन से जर्मन साइंटिस्ट थे, कौन से जर्मन मेंबर थे एक जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो बिग फार्मर्स को लोन देने के लिए बनाई? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ डॉक्टर हास। ठीक है, डॉक्टर हास ने जो था वो सोसाइटी इसलिए बनाई ताकि वो बिग फार्मर्स को लोन दे सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स इन फॉर द इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स की जो इलेक्शन रहते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर के किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वहाँ पर वीमेंस की सीट कितनी जो है रिजर्व रखी जाती हैं? यहाँ पर ऑप्शन जो है ये गलत दिए गए हैं प्लीज़। ये जो पहला पहला वर्ड है इसे प्लीज़, हाँ इसे ख़त्म कर दीजिए। ये आपका ऑप्शन है जो सेकंड अल्फ़ाबेट है, यही ऑप्शन में आपको, ये रियल में आपके ऑप्शन है। गलती से जो है डबल डिजिट आ गया यहाँ पर। तो आपके पास ऑप्शन बी ऑप्शन है कि 2, 5, 8 और 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 21 जो है मैक्सिमम मेंबर रहने चाहिए किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड ऑफ मेंबर में, जिसमें से एक सीट जो है वो एस टी एस के लिए रहनी चाहिए रिजर्व, अगर उसके मेंबर सोसाइटी में मौजूद हैं। और 2 सीट्स जो है ये आपकी वीमेंस के लिए जो है रिजर्व रहेगी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 2। ठीक है, तो 2 सीट जो है वीमेंस के लिए वो रिजर्व रखी जाती हैं मेंबर ऑफ बोर्ड के इलेक्शन में। उसके बाद है ये एक मेमोरेबल फ्रेज़ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, कहा जाता है कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ठीक है, तो ये कौन सी क्रेडिट सोसाइटी की जब मीटिंग हुई तो उसके अंदर ये वर्ड जो था वो दिया गया जिसका मेंबर था सॉरी ठीक है। और ठीक है, कौन सी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कौन सी ऐसी मीटिंग थी, किस सोसाइटी की मीटिंग थी जहाँ पर ये पॉपुलर फ्रेज जो था ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच जो है ये कॉइन किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन है इसका, सॉरी द राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज़ हेड्स ऑफ क्रेडिट यूनियन। ठीक है, हेड्स ऑफ क्रेडिट यूनियन के जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के अंदर जो था ये मेमोरेबल फ्रेज जो था ये कॉइन किया गया। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं ये कौन सी लिस्ट के अंदर मेंशन हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, एक 7 शेड्यूल है, उसके अंदर 3 लिस्टें रहती हैं। एक स्टेट लिस्ट रहती है, एक यूनियन लिस्ट रहती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट रहती है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं ये 7 शेड्यूल की कौन सी लिस्ट में मेंशन हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल इसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं, यानी स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर कानून बना सकती हैं, सेंटर का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो एक एक्सेप्शन ज़रूर रहती हैं। ओके। और 8वां क्वेश्चन है कि मद्रास गवर्नमेंट सेंट डैश फॉर स्टडिंग द कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन यूरोप इन 19th सेंचुरी। ये भी याद रखिएगा। तो 19th सेंचुरी में जब कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुई यूरोप में, तो इंडिया में जो मद्रास में जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट चल रही थी, तो वहाँ पर मद्रास गवर्नमेंट ने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था अपना यूरोपियन कंट्रीज़ में कि वहाँ पर जाइए, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो वहाँ की वो स्टडी कीजिए एंड बताइए हमें एक रिपोर्ट ला कर कि हम कैसे उन चीज़ों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें वहाँ की ढूंढ कर लाइए। तो वो कौन सा इंसान था जिसको मद्रास गवर्नमेंट में ने उस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजा था कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को स्टडी के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ सर मैकलैंगन। ओके। तो सर मैकलैंगन को भेजा गया था मद्रास गवर्नमेंट की तरफ से यूरोप की कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्टडी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है द फेमस फ्रेज डिफाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन बेस्ट फॉर्म। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फ्रेज है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक बेस्ट वे में डिफाइन कर सकता है। ऑप्शन ए है सेंटर विद इन सेंटर, बी है गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट, सी है स्टेट विद इन स्टेट, और डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज स्टेट विद इन स्टेट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए डिफाइन करने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो कहा जाता है कि स्टेट विद इन स्टेट। ओके। यानी गवर्नमेंट के अंदर ही एक गवर्नमेंट है, लेकिन स्टेट विद इन स्टेट जो है पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एडमिशन ऑफ मेंबर एंड एलोकेशन ऑफ शेयर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ ड्यूटी ऑफ। ठीक है। तो मान लीजिए नया मेंबर जो है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी उसकी एडमिशन के लिए कि उसकी एडमिशन कैसी होनी है और उसको कितने शेयर्स देने हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में किस ऑर्गेनाइजेशन की या किस इंसान की ड्यूटी रहती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज़ मैनेजिंग कमेटी। ठीक है। तो मैनेजिंग कमेटी की ड्यूटी रहती है कि कोई भी नया मेंबर आता है उसको एडमिशन भी देनी है और उसको कितने शेयर्स देने हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सब ड्यूटी जो है ये मैनेजिंग कमेटी की रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप मेंबर हैं, इसका क्या सबूत आपको दिया जाता है जब भी आप मेंबर बनते हैं। ऑप्शन ए है रिसीट, पासबुक, आइडेंटिटी कार्ड, मिनट्स बुक। ठीक है। तो राइट आंसर ये रहता है कि मेंबरशिप के लिए आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है और यही आपकी पहचान रहती है कि आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विद एरिया ऑफ ऑपरेशन मोर देन 2 स्टेट इज़ रजिस्टर्ड बाय। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि मान लीजिए कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी 2 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में वर्किंग चल रही है, तो उसे हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। तो उसकी रजिस्ट्रेशन किसके हाथ में रहती है। तो बिल्कुल ऐसी सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के अंदर रहती है। ठीक है। सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ये पावर होती है कि वो इनको रजिस्टर करता है। क्वेश्चन 13 है कि द, यहाँ पर वाइंडिंग है, प्लीज़ ये याद रखिएगा, नॉट बाइंडिंग। ठीक है। वाइंडिंग है, वाइंडिंग। ओके। डब्लू। तो वाइंडिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मीन। ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वाइंडिंग अप हो रही है, इस वर्ड का क्या मतलब रहता है। तो ऑप्शन रहता है कि वाइंडिंग अप मतलब मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी और वो डेट में आ गई या किसी चीज़ की वजह से अब उसको बंद करना पड़ रहा है, तो उसकी जो प्रोसेस रहेगी कि जो भी उसके मेंबर रहेंगे जिन्होंने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उन्हें भी हमको पैसा देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, जितना भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एसेट वगैरह होगा उसको हम बेचेंगे, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी है तो एसेट तक ही रिमेन रहता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जितने भी एसेट उनको हम बेचेंगे और जितना भी कैपिटल, जितना भी पैसा आएगा वो हम उनके मेंबर्स को देंगे जितना भी उन्होंने शेयर किया है उसके हिसाब से। तो उस प्रोसेस को कहते हैं वाइंडिंग अप। ओके। तो इसके लिए बेस्ट डिफाइन वर्ड रहेगा वो ऑप्शन ए, दैट इज़ लिक्विडेशन। ठीक है। लिक्विडेशन है यानी
एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद होने के कगार पर है तो उसे पूरा बेचकर उससे पैसे लेकर उसके मेंबर्स को दे देना, ठीक है, इसे लिक्विडेशन कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन 14 है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव रखिएगा यहाँ पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से किसको कहा जाता है? एक्ट्स, रूल्स, बाई लॉज और जनरल बॉडी। ऑप्शन रहेगा सी इसका राइट आंसर, दैट इज बाई लॉज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो भी बाई लॉज होते हैं वही कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ओके। आखिरी क्वेश्चन जो है आज की इस सीरीज़ का वो है कि विच हैज़ द राइट टू साइन द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो हमने भी पढ़ा कि पहचान जो रहती है मेंबरशिप की कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक इंसान के पास, वो आइडेंटिटी कार्ड रहता है। लेकिन ये आइडेंटिटी कार्ड पर सिग्नेचर किसके होते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में का जो मेंबर का आइडेंटिटी कार्ड होता है उसको साइन करने का हक जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रहता है। तो ऑप्शन सी सेक्रेटरी इज़ द राइट आंसर। वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर्स के आइडेंटिटी कार्ड जो होते हैं वो उनको साइन करने की पावर सेक्रेटरी के पास रहती है। तो ये था आज की वीडियो में, सॉरी, आज की वीडियो में इतना ही है। तो अगली वीडियो जो है हम संडे को लेकर आएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबल जो है हम लेजिस्लेशन जितने भी हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर इंडिया में, उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और संडे को आपको लेक्चर थर्ड जो है वो मिल जाएगा। तो बने रहिएगा, पीडीएफ जो है इसकी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।